हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के सभी वर्क के एमसीक्यू। तो उन्होंने अभी तक जितना भी उसमें काम किया है उस सब से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम एक एक करके उनके सारे वर्क के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द वर्ड्स ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक वर्ड्स ट्रेजेडी लिखी थी, वो कौन सी थी? ए वी आर सेवन, बी द बॉर्डर, सी टिंटन एबे एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी द बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या थी? इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लिश मैन एंड स्कॉटिश रिवर, अ काइंड ऑफ एंग्लो स्कॉटिश लूटर्स। नेक्स्ट इज द बॉर्डर्स कंप्लीटेड बाय 797 बट नॉट पब्लिश अंटिल। वेल ये 1797 में क्या हो गई थी? कंप्लीट हो गई थी, लेकिन पब्लिश कब हुई थी? ए 1800, बी 1830, सी 1842 एंड डी 1845। सो राइट आंसर इज सी 1842। नेक्स्ट इज बाय होम द बॉर्डर्स वर रिजेक्टेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। सो बॉर्डर्स को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, कहाँ पर? स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। तो किसने रिजेक्ट किया था? ए थॉमस कार्लाइल, बी थॉमस हार्डी, सी थॉमस हैरिस एंड डी नन। So right answer is C, Thomas Harris. Who was Thomas Harris? The manager of the famous theatre, the Covent Garden. So Covent Garden के वो मैनेजर थे जिन्होंने इस प्ले को परफॉर्म करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट इज द बॉर्डर इज बेस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विम इन इंग्लैंड। किसके टाइम पर बेस्ड है ये? ए हेनरी फर्स्ट, बी हेनरी सेकेंड, सी हेनरी थर्ड एंड डी हेनरी फोर्थ। सो राइट आंसर इज सी, हेनरी थर्ड. So it is a world tragedy based during the times of Henry III in England. Now our next question is from Tinton Abbey. Tinton Abbey written in which form? इसको किस फॉर्म में लिखा गया था? ए फ्री वर्स, बी ब्लैंक वर्स, सी ऑड एंड डी सोनेट। सो राइट आंसर इज बी ब्लैंक वर्स। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया। हमें पता है ब्लैंक वर्स क्या होते हैं? वेल अनराइम्ड लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, जिसमें 10 वोवल साउंड या सिलेबल्स होते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ पब्लिश्ड इन विच एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। इसको कौन से एडिशन में पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलेड के? ए 1798, बी 1800, सी 1802 एंड डी 1805। सो राइट आंसर इज ए 1798। इसे 1798 में पब्लिश किया गया था। इसकी एक खास बात और है कि जो टिंटन एबे है ये केवल एज अ टाइटल ही यूज़ किया गया है, पूरी पोएम में ये कहीं पर भी नाम नहीं, एक बार भी नहीं आया है। नेक्स्ट इज whom Wordsworth mentioned in the final words paragraph of Tinton Abbey। जो टिंटन एबे है उन्होंने किसको डेडिकेट की थी? उनकी जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें माय डियर डियर फ्रेंड उन्होंने बोला है। सो माय डियर डियर फ्रेंड कौन है? ए डोरथी, बी एस टी कॉलेज, सी वी रिवर एंड डी डैफोडिल। सो राइट ए डोरथी। सो डोरथी कौन थी? डोरथी वर्ड्सवर्थ उनकी सिस्टर थी। उन्हीं को लास्ट में उन्होंने जो है माय डियर डियर फ्रेंड कर कर बोला है, किसमें? फाइनल पैराग्राफ में। और ये लिरिकल बैलेड की क्या थी? लास्ट पोएम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज पब्लिश्ड इन विच एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। जो ये पोएम थी ये लिरिकल बैलेड की कौन सी एडिशन में पब्लिश हुई थी? वेल ये एक लूसी पोएम है और ये किस में हुई थी? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। राइट आंसर इज बी सेकेंड। ये सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी। कौन सी पोएम? शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, वन ऑफ द Lucy poem. Now our next question is which only Lucy poem is published in Poems in 2 volume in 1807। सो हमें पता है कि जो लूसी पोएम की सीरीज़ है वो सबसे पहले सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी, लेकिन उनमें से एक पोएम थी अकेली जो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम इन 1807 में पब्लिश हुई है। सो वो कौन सी है? A. Strange fits of passion have I known. B. She dwelt among the untrodden way. C. I travelled among unknown men. And D. A slumber did my spirit seal. So right answer is C. I travelled among unknown men. So I travelled among unknown men is the only poem which published in Poems in 2 volume 1807. So इकलौती पोएम थी जो पोएम इन 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई, बाकी सारी कहाँ पब्लिश हुई थी? लिरिकल बैलेड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who recognized the work as a collection and put the Lucy poem in a series? सो ये जो पोएम्स थी सारी अलग अलग पब्लिश हुई, लेकिन और ये कंपोज हुई 1798 से 1801 के बीच में। लेकिन वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने कभी भी इन पोएम्स को एज अ सीरीज़ में रखने की कभी नहीं सोची थी, बल्कि कौन थे जिन्होंने ऐसा किया?
ए थॉमस पॉवेल, बी थॉमस हार्डी, सी थॉमस हैरिस एंड डी वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर इज थे थॉमस पॉवेल। थॉमस पॉवेल जो थे वो लिटरेरी क्रिटिक थे। उन्होंने इन सारी पोएम्स को देखा और उन्हें जो था इसमें कॉमन थीम दिखाई दी, और कॉमन थीम की वजह से उन्होंने इन सारी पोएम को एक सीरीज़ में रख दिया और उसको एक नाम दिया लूसी पोएम। और उन्होंने कब किया ये? सो इट वाज अ लिटरेरी क्रिटिक थॉमस पॉवेल हु रिकॉग्नाइज्ड द वर्क एज अ कलेक्शन यूनिफाइड बाय कॉमन थीम इन 1831। सो 1831 में उन्होंने इन सारी पोएम को जो है एक नाम दिया और इन सबको इकट्ठे रखकर क्या नाम दे दिया? लूसी पोएम। सो 1798 से 1800 के बीच में लिखी गई है, कंपोज की गई है। वर्ड्सवर्थ ने इन्हें कभी एज अ सीरीज़ नहीं रखा, ले वो कौन थे? थॉमस पॉवेल थे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोएम लूसी बाय नेम डिड नॉट मेंशन। सो जितनी भी लूसी की जो सीरीज़ है उस हर पोएम में लूसी नेम जो है मेंशन किया गया है, लेकिन एक पोएम है जिसमें लूसी का नाम कहीं भी नहीं लिया गया है, लेकिन स्टिल क्योंकि थीम जो थी वो कॉमन थी, जो थॉमस पॉवेल ने उनको इस सीरीज़ में जगह दी। सो वो कौन सी है? ए स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन हैव आई नोन, बी शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, सी अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील एंड डी नन। सो राइट आंसर इज C. A slumber did my spirit seal. So it is the only poem where Lucy name is not mentioned. Next is in Lucy poem, a young woman died near which river? So in the poem, an unidentified speaker mourned the loss of a Lucy, a young woman who died young in the English countryside. एक लड़की के बारे में है जो मर जाती है बहुत ही कम एज में, जो किस में रहती है? She lived in isolation, अकेली रहती थी। और कहाँ पर उसकी डेथ हुई थी? सो ए डव, बी थेम, सी वी एंड डी नॉट मेंशन, कि मेंशन ही नहीं किया गया। सो राइट आंसर इज ए डव रिवर। तो डव रिवर के पास जो है उसकी डेथ हो जाती है, और इसमें जो है उसकी ब्यूटी के बारे में बताया गया। हमें नहीं पता कि ये सही में थी या नहीं थी। एक और बात है कि इन पोएम में एक और पोएम है लूसी ग्रे नाम से, जो पहले 2 वॉल्यूम में 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड में पब्लिश की गई थी, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया था। लेकिन उसको लूसी ग्रे, उसमें उसका नाम लूसी ग्रे था, बट स्टिल उसको इन पोएम की सीरीज़ में जगह नहीं दी गई। सो ये जो 5 पोएम है हमारी, स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन, हैव आई नो, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इन 5 पोएम की ही सीरीज़ क्या है? हमारी लूसी पोएम की सीरीज़ है। नाउ नेक्स्ट इज विच पेस्टोरल पोएम पब्लिश्ड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड के सेकेंड एडिशन में कौन सी पेस्टोरल पोएम है जो पब्लिश हुई थी? ए लिसाइडस, बी माइकल, सी डैफोडिल्स एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी माइकल। माइकल जो उनकी पेस्टोरल पोएम थी वो सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इज माइकल इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम डेट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लाइन। ये इनकी एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है और ये कितनी लाइन्स में है? ए 581, बी 300, सी 483 एंड डी 5000। सो राइट आंसर इज सी 483। सो माइकल जो है वो एक शेपर्ड, जो उसकी एज होने लगी है, उसकी कहानी है। उसकी बीवी है इज़ाबेल और उनका एक ही बेटा है ल्यूक, तो उनकी ये कहानी है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द सेटिंग ऑफ द पोएम। ए ग्रीनविच हिल, बी ग्रीनग्राम हिल, सी ग्रीनहेड हिल एंड डी नॉट मेंशन। सो राइट आंसर इज ग्रीनहेड हिल। Next is what is the reason about the lost joys of a simple farmer in the countryside। सो countryside की जो है ये पोएम है माइकल की, वहाँ पर जो सिंपल फार्मर था माइकल, उसका क्या रीज़न था कि उनकी सारी खुशियाँ जा चुकी थी। ए लॉ ऑफ फ्रीडम, बी लॉ ऑफ एनक्रोचमेंट, सी लॉ ऑफ एनक्लोजर एंड डी लॉ ऑफ स्पीच। सो राइट आंसर इज सी लॉ ऑफ एनक्लोजर। लॉ ऑफ एनक्लोजर क्या था कि वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने क्या, मतलब उनके ऊपर एक वहाँ पर लॉ लगाया गया है कि जिनके पास भी अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट नहीं हैं उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली जाएंगी। तो इस वजह से जो वो सिंपल फार्मर्स थे उनकी सारी खुशियाँ चली गई थी। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज कॉटेज। जो माइकल था उसकी कॉटेज का क्या नाम था? ए मॉर्निंग स्टार, बी इवनिंग स्टार, सी सनशाइन स्टार एंड डी नन। सो राइट आंसर इज़ बी इवनिंग स्टार। उनकी कॉटेज का नाम इवनिंग स्टार था। जो माइकल है पोएम है, इसमें दिखाया गया है कि जो माइकल है वो अपनी बीवी इज़ाबेल और अपने बेटे ल्यूक के साथ रहता है, लेकिन उसके जो एक दूर का रिलेटिव है उसके पास उसके ऊपर कर्ज होता है, जिसकी वजह से माइकल को और वो कर्ज चुका नहीं पाता, इसलिए उसे अपने बेटे अपने ओनली सन ल्यूक को वहाँ भेजना पड़ता है। लेकिन माइकल जो है वहाँ जाकर क्या हो जाता है कि कंट्री साइड में रहता है, लेकिन जब वहाँ जाता है
तो वहाँ की जो चकाचौंध है उसे देखकर वो वापस नहीं आता और अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देता है। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे फिर उसकी ज़मीन भी छीन ली जाती है। तो यही सब इसमें दिखाया गया है। सो बर्नार्ड ग्रूम जो है उन्होंने इस पर कमेंट भी किया है कि वर्ड्सवर्थ पिक्चर ऑफ रूरल लाइफ इन माइकल इज़ लेस आइडियलिक एंड नियरर टू हिस्टोरिकल ट्रूथ देन सम रीडर में सपोज। यानी कि जो कंट्री साइड है हमेशा दिखती है कि काफ़ी आइडियल लाइफ वहाँ पर लोग जीते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इस पोएम में जो है हिस्टोरिकल ट्रूथ दिखाया गया है कि असल में वहाँ पर लोगों के साथ क्या होता था। नाउ नेक्स्ट इज डैफोडिल्स, जिसका पूरा नाम था आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, पब्लिश्ड इन विच कलेक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? ए लिरिकल बैलेड, बी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, सी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम 1807 एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम 1807। नेक्स्ट इज द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ डैफोडिल्स पब्लिश्ड इन विच ईयर। इसका जो रिवाइज वर्जन था वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? ए 1808, बी 1811, सी 1813 एंड डी 1815। सो राइट आंसर इज डी 1815। 1815 में इसका जो रिवाइज वर्जन था वो दोबारा से पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी सी, बी बी सी सी ए, सी ए बी सी सी एंड डी ए बी सी बी। सो राइट आंसर इज सी ए बी सी सी। ये जो है इसकी क्या है, राइमिंग स्कीम है। और इस जो पोएम है वो 4 स्टैंजा 6 लाइन्स की है, ईच 24 लाइन्स विद राइमिंग स्कीम ए बी सी सी। और कौन से उसमें लिखा गया है फॉर्म में? सो आयम्बिक टेट्रामीटर में इस पोएम को लिखा गया है। जो मीटर है इस पोएम का वो कैसा है? रेगुलर है। सो आयम्बिक टेट्रामीटर एंड मीटर इन द पोएम इज क्वाइट रेगुलर। जो ये वाली पोएम थी ये कब लिखी गई थी? तो वर्ड्सवर्थ जो थे अपनी बहन डोरथी के साथ 15 अप्रैल 1802 में कहाँ पर गए थे? ग्लेनकोनी बे इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर गए और वहाँ पर जो था डैफोडिल्स को उन्होंने देखा और उसी इवेंट से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी ये लिरिक पोएम लिखी थी। कैसी पोएम है ये? लिरिक पोएम है, इसको लिखी थी उन्होंने। जो है इसे अपने दिल में रखा और इसे बताया कि कैसे द पोएम डिस्क्राइब हाउ अ होस्ट ऑफ डांसिंग गोल्डन डैफोडिल्स मेमोराइज्ड हिज हार्ट, कि कैसे जो डैफोडिल्स थे वो डांस कर रहे थे और उसके दिल को खुशी दे रहे थे। Odd intimation of immorality from recollection of early childhood published in which collection? कौन से कलेक्शन में ये पब्लिश हुई थी? A poems in 2 volume 1807, B lyrical ballad, C descriptive sketches and D none. So right answer is A poems in 2 volume 1807. Next is how many lines and stanzas in the poem? A total 206 line, B 201 line, C 200 lines and D 199 lines. सो राइट आंसर इज ए टोटल 206 लाइन्स। इसमें 206 लाइन थे और 11 वेरिएबल ओड स्टैंजास थे, मतलब इसके 11 स्टैंजास थे और हर एक स्टैंजा का अपना इंडिविजुअल राइमिंग स्कीम था। कोई भी जो इसके सारे स्टैंजा थे उनमें एक ही राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई भी सिंगल राइमिंग स्कीम नहीं है, हर स्टैंजा की अपना इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ राइमिंग स्कीम है। तो टोटल 11 स्टैंजास और टोटल 206 लाइन्स थी। नाउ नेक्स्ट इज इन द पोएम स्पीकर मॉन द लॉस ऑफ। इस पोएम में स्पीकर जो है किस चीज़ के लॉस के लिए रो रहा है? ए वाइफ, बी लाइफ, सी यूथ एंड डी चाइल्ड। सो राइट आंसर इज सी यूथ। तो इस पोएम में जो स्पीकर है वो यूथ, यानी वो कहता है कि जब मैं बच्चा था, जवान था, तो मेरा जो कनेक्शन है वो नेचुरल वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा डीपर कनेक्शन था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मेरा जो है वो संपर्क जो है भगवान से वो जाता जा रहा है। उसका मानना था कि इससे अर्थ पे आने से पहले हम कहाँ रहते थे? हम स्वर्ग में रहते थे, किसके पास? भगवान के पास रहते हैं। और जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा कनेक्शन वहाँ से होता है, हमें अपनी सारी मेमोरीज़ याद होती है, लेकिन जैसे ही हम बड़े होने स्टार्ट होते हैं हम उन एक्सपीरियंसेस को भूल जाते हैं और इस करप्शन और मॉर्टल वर्ल्ड में क्या हो जाते हैं? गंदे होने लगते हैं, खो जाते हैं। सो वो बताना चाहता है कि मैं फिर से बच्चा बनना चाहता हूँ और अपनी उस पास्ट की लाइफ को, यानी पैदा होने से पहले की जो मेरी लाइफ थी, मैं गॉड के पास रहता था, उन लाइफ को दोबारा से गेन करना चाहता हूँ। तो इस पूरी पोएम में उसने इसी चीज़ के बारे में बताया है। नेक्स्ट इज व्हाट एलिमेंट वी फाउंड इन दिस पोएम। इस पोएम में हम पता है कि एक ओड है, लेकिन इसमें और किस चीज़ का हमें एलिमेंट मिलता है? से ओड एन एलिजी, बी पेस्टोरल एलिजी, सी एलिजी एंड डी ओनली ओड।
सो राइट आंसर इज ए ओड एंड एलिजी। इसमें हमें पता है कि ऑलरेडी एक ओड है, लेकिन इसमें हमें एलिजी के भी एलिमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने यूथ का लॉस जो है उसको देख रहा है। नेक्स्ट इज द एपिग्राफ ऑफ दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम। इस पोएम में एक एपिग्राफ भी है, वो कहाँ से लिया गया है? ए डैफोडिल्स, बी सॉलिटरी रीपर, सी माई हार्ट लीप्स अप एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी माई हार्ट लीप्स अप। सो ये जो है एपिग्राफ है, ये 3 लाइन टर्सेट है, और माई हार्ट लीप अप की लास्ट 3 लाइन से इस एपिग्राफ को बनाया गया है, जिसमें कहा गया है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पिटी। इसमें चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो चाइल्ड है वो कहाँ से कनेक्टेड होता है, अपनी प्रीवियस मेमोरी से कनेक्टेड होता है, मतलब भगवान के ज़्यादा क्लोज होता है उस। तो क्योंकि पोएट का मानना था कि अर्थ पे जन्म लेने से पहले हम कहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे, भगवान के पास रहते थे, और वो वाली मेमोरीज जो हैं इस मॉर्टल वर्ल्ड से ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए चाइल्ड को फादर ऑफ द मैन कहा गया है। और इस पोएम में एक लाइन है, तो बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रोपेट। इसमें जो बेस्ट फिलोसफर है वो चाइल्ड को बोला गया है, क्योंकि उनका मानना था कि चाइल्ड जो हैं वो ज़्यादा क्लोज होते हैं गॉड के, और वही लाइफ जो होती है हमारी हेवन के ज़्यादा क्लोज होती है। तो जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी, तो इस पोएम को लिखते समय उन्होंने अपने दिमाग में किसको रखा था? तो जो एस.टी. कोलरिज जो उनके फ्रेंड थे, उनके बेबी को अपने माइंड में रखकर उन्होंने इस पोएम को लिखा था। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द सोलिटरी रीपर। सोलिटरी रीपर की राइमिंग स्कीम क्या थी? ए बी बी सी सी, बी ए बी सी डी डी, सी ए बी सी डी ई ई, एंड डी ए बी सी डी डी। सो राइट आंसर इज बी ए बी सी डी डी। ये क्या थी? इसकी राइमिंग स्कीम थी। नेक्स्ट इज द पोएम इज कंपोज्ड इन डैश लाइन। कितनी लाइन्स की ये पोएम थी? ए 30 लाइन्स, बी 31, सी 32 एंड डी 20 लाइन्स। सो राइट आंसर इज सी 32 लाइन्स में 4 स्टैंजा ऑफ 8 लाइन ईच। सो 4 into 8 इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट इज शी वॉज सिंगिंग इन। वो कौन सी लैंग्वेज में गाना गा रही थी? ए गैलिक, बी इंग्लिश, सी रशियन एंड डी अननोन। सो राइट आंसर इज ए गैलिक। वो गैलिक लैंग्वेज में गाना गा रही थी। एक स्कॉटिश गर्ल थी वो, जो गैलिक लैंग्वेज में गाना गा रही थी। और जैसे कि डैफोडिल्स है या टिंटन एबे है, वो पोएट का क्या है? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन जो सोलिटरी रीपर है, ये इनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, ये उनके फ्रेंड का एक्सपीरियंस था जो उन्होंने वर्ड्सवर्थ को बताया था, और फिर उन्होंने इस पोएम को लिखा है। सो ये उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।